हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस के डेली करंट अफेयर्स शो में आप सभी का मैं अजीत सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मार्गदर्शन आईएएस बाय अजीत सिंह यूट्यूब चैनल आपके लिए सुपर 50 एमसीक्यूज पर डे लेकर के आता है। वैसे स्टूडेंट जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या राज्य लोक सेवा आयोग जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी या एमपीपीएससी, आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह महत्वपूर्ण शो होने वाला है। साथ ही साथ बिहार एसआई, एसएससी, रेलवेज की तैयारी करने वाले वैसे स्टूडेंट जहां भी करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाते हैं, वे लोग हमारे साथ निश्चित रूप से जुड़ सकते हैं। और जो लोग अभी तक मार्गदर्शन आईएएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सके हैं, उनको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि यह आपके तैयारी के दृष्टिकोण से पूरी तरीके से डेडिकेटेड चैनल है और करंट अफेयर्स शो आपके लिए डेली लेकर के उपस्थित होता है। साथ ही साथ मैं अब इस करंट अफेयर्स एपिसोड को शुरू करता हूं। आपके समक्ष मार्गदर्शन आईएएस पहला प्रश्न यह लेकर के आया है, सुप्रीम कोर्ट में किस राज्य सरकार की एक अपील खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जो भी डेडिकेशन के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, उनको वीडियो अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि यह अगर आप चाहते हो कि अपने एग्जामिनेशन में 100% स्कोर करने के लिए, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि यह पूरी तरीके से आपके दृष्टिकोण को बदलने में पूरा डिस्क्रिप्शन लिए हुए एक करंट अफेयर्स के साथ आप 5-10 करंट अफेयर जुड़ा हुआ होता है। तो आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से आपके एग्जामिनेशन की तैयारी में बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा। पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन कह रहा है तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी दिल्ली और सी बिहार और डी दिल्ली। दोस्तों, आपके पास 10 सेकंड मैं प्रत्येक दिन समय देता हूं एक प्रश्न को सोल्व करने के लिए। 10 सेकंड में आप अपने आंसर को लॉक करें। उसके बाद पूरा विस्तृत विश्लेषण के साथ इस प्रश्न को मैं समझाऊंगा, आपको बताऊंगा, पूरा डिस्क्रिप्शन आपको दूंगा। दोस्तों, जो लोग ऑप्शन सी को करेक्ट आंसर के रूप में चयन किए हैं, उनका आंसर 100% सही है, बिहार है। ठीक है दोस्तों, यानी बिहार सरकार के ऊपर 20,000 का जुर्माना लगाया गया है। और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की एक अपील को खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 का जुर्माना लगाया। आपके लिए यह मोस्ट वीवीआई है, क्योंकि आगामी राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग और बिहार से संबंधित जो भी वनडेज के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, उनके लिए यह महत्वपूर्ण है। यह अपील विभिन्न पक्षों के एक मामले पर सहमत होने के बाद पटना हाई कोर्ट के द्वारा इस मामले का निस्तारण करने से जुड़ी हुई थी। साथ ही साथ न्यायमूर्ति एस के कौल, पहला न्यायमूर्ति का नाम क्या है, एस के कौल, और न्यायमूर्ति आर एस रेड्डी की 2 सदस्यीय जो खंडपीठ के द्वारा यह फैसला दिया गया था, ने कहा है कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय की बेंच के आदेश के खिलाफ पिछले वर्ष सितंबर में सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका, जिसको एसएलपी कहा जाता है, इसका एसएलपी का पूरा नाम होता है विशेष अनुमति याचिका, दायर की थी। इस तरीके से आपका आंसर यानी आंसर आपका क्या हो गया, बिहार। जो बच्चे सी ऑप्शन को चूज किए थे उनका आंसर सही है। अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का प्रश्न है जो आपके समक्ष है, केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहनों के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत की छूट का प्रस्ताव रखा है। जैसा कि आप सभी को पता है, भारतवर्ष के अंतर्गत और विश्व में भी बहुत सारे लोगों को वाहन रखना जरूरी न होते हुए भी लोग शौक से लिए वाहन रखते हैं। अब इसमें इस नीति में थोड़ा सा सुधार केंद्र सरकार ने किया है। अगर यह एक प्रोत्साहन इनोवेशन के लिए है, अगर आप पुराने वाहन का स्क्रैप जमा करते हैं तो आपको कितने
प्रतिशत तक छूट मिलेगी। तो ये ऑप्शन कहता है 20%, बी कहता है 25%, सी है 35% और डी है 10%। आपके पास 10 सेकंड का समय है, आप लोग अपने आंसर को लॉक करें। जो भी बच्चे सीरियसली हमारे साथ पर डे इस सेशन में भाग लेते हैं, एपिसोड को ध्यान पूर्वक एंड तक देखते हैं, उनके पास जरूर से जरूर इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि उनमें एक डेडिकेशन है करंट अफेयर ठीक करने का, करंट अफेयर्स में 100% स्कोर करने का, तो वे जरूर अचीव कर सकते हैं। आप जब करंट अफेयर्स को जीवनचर्या में ढाल लेते हैं तो आपके लिए बहुत महती जरूरत हो जाता है, आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा हो सकता है। मैं इसका डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ। जो बच्चे बी ऑप्शन यानी 25% को चूज किए हैं, यानी बी ऑप्शन को चूज किए हैं, वे 100% सही है और उनका यह प्रश्न सही है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन के तौर पे मैं बताऊं तो केंद्र सरकार ने नए वाहनों के खरीद से पहले पुराने वाहनों के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर 25% की छूट मिलेगी। यह आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, आप इसके साथ निश्चित रूप से आप मेमोराइज रखोगे। साथ ही साथ नियमों के प्रारूप में यह कहा गया है, लोगों को वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट के साथ व्यक्तिगत वाहनों के लिए 25% की छूट यानी रियायत मिलेगी, जबकि वाणिज्यिक यानी कमर्शियल व्हीकल के लिए आपको 15% की छूट मिलेगी। दोस्तों इसको जरूर याद रखोगे, आगामी जो भी एग्जामिनेशन है उसके लिए यह एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में आपके सामने है। व्यक्तिगत वाहनों में कर रियायतों में 8 साल छूट दी जाएगी, जबकि वाणिज्यिक वाहनों में 15 वर्ष तक की छूट दी जाएगी और अवधि का गणना पंजीकरण की तारीख से की जाएगी। दोस्तों यह बहुत इनोवेशन है, यानी जो लोग नए गाड़ी खरीदने वाले हैं, जिनके पास पुरानी गाड़ी थी, उसका स्क्रैप सर्टिफिकेट अगर वह सबमिट करते हैं तो उनको 25% छूट मिलेगी आपको व्यक्तिगत वाहन के लिए। अगर आप कमर्शियल वाहन के लिए स्क्रैप को सबमिट करते हैं तो 15% की छूट मिलेगी। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला जो मार्गदर्शन आईएएस आपके लिए लेकर के आया महत्वपूर्ण प्रश्न की कैटेगरी में, इस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया है। दोस्तों इस प्रश्न को बार बार पढ़ें, 10 सेकंड का आपके पास समय है, आप इसका उपयोग करके आंसर चूज करें। पहला ऑप्शन कहता है एचडीएफसी बैंक, बी ऑप्शन एक्सिस बैंक, सी ऑप्शन आईसीआईसीआई बैंक और डी ऑप्शन यस बैंक। 10 सेकंड में आप आंसर को लॉक करें, आंसर आप चूज करें। निश्चित रूप से जो अच्छे बच्चे हैं वो आंसर चूज कर चुके हैं। जो लोग एचडीएफसी बैंक को चूज किए हैं यानी ऑप्शन ए को चूज किए हैं, उनका आंसर 100% राइट है, सही है। एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत एचडीएफसी बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 यानी भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया है। साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक पिछले कुछ वर्षों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम, इसी को एसएमई बैंक कहा जाता है, यानी सूक्ष्म और लघु आकार के लोन से बैंक प्रोवाइड कराती है और उद्यम में व्यवसाय में परिवर्तन के चलते इस पुरस्कार का विजेता बना हुआ है। यानी यह लघु और मध्यम स्तर के उद्योगों को लोन देने के कारण आपको एचडीएफसी बैंक को क्या मिला है, आपको भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक का अवार्ड मिला है। ठीक है ना, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, जीवीआई प्रश्न है, आप इसको ये मेमोराइज रखोगे, याद रखोगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए तो अगला आपका प्रश्न है चीन। अगला प्रश्न है चीन और किस देश के बीच 25 साल के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता पे हस्ताक्षर किया गया है। यह मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, जो लोग भी करंट अफेयर्स अच्छा करना चाहते हैं उनके लिए या एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये ऑप्शन आपका कह रहा है ईरान, बी नेपाल, सी जापान और डी भारत। चीन के साथ यानी चाइना ने किसके साथ यह समझौता किया है, रणनीतिक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया है, और वह किसके साथ किया है, तो
निश्चित रूप से आप लोग सही आंसर पहचाने। ऑप्शन ए जो लोग टिक किए हैं, जो लोग चूज किए हैं, उनका आंसर सही है। यानी ईरान के साथ 25 ईयर का समझौता किसने किया है? चाइना ने किया है। आप लोग को पता है ईरान और यूएसए के बीच में संबंध थोड़ा तल्ख संबंध है, और इसी का फायदा उठाने के लिए चाइना ईरान से नज़दीकी संबंध डेवलप करना चाह रहा है, अमेरिका को बैलेंस करने के लिए। डिस्क्रिप्शन में मैं बताऊं तो चीन और ईरान के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, और साथ ही साथ इस संधि का मुख्य उद्देश्य दोनों राष्ट्रों के बीच संबंधों को प्रभावी रूप से समन्वित और गहरा करना है। साथ ही साथ ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, सेवा क्षेत्र और बंदरगाह के क्षेत्र में निवेश के लिए एक डिजाइन स्थापित करने में मदद मिलेगी, और इस समझौते से राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक संबंध के विभिन्न पहलू और घटक भी शामिल किए गए हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि चाइना और ईरान का जो रिलेशन है वह चाहे वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, स्ट्रेटेजिकल, हर एक जगह पे यह गहरा और प्रभावी होगा, और यह संबंध आपको 25 ईयर का एग्रीमेंट के द्वारा निश्चित करने का, प्रगाढ़ करने का समझौता किया गया है। दोस्तों, अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है, फ्रांस के राष्ट्रपति, आपसे एक प्रश्न यह भी यहाँ से पूछा जा सकता है, यानी प्रश्न में ही प्रश्न, राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल मैक्रो है। जो भी वनडे की एग्जामिनेशन देते हैं वहां भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने कोरोना के खतरे के देखते हुए अपने देश में कितने हफ्ते का लॉकडाउन लागू किया है? यह आगामी एग्जामिनेशन के लिए, चूंकि यह आपको पता है यह कोविड-19 का दौर है, पूरा विश्व और भारत सभी कोरोना महामारी की चपेट में है। सभी अपने अपने तरीके से वैश्विक सहयोग लेते हुए इससे निपटने का सफलतापूर्वक प्रयास कर रहे हैं। ए ऑप्शन आपका कहता है 1 हफ्ता, बी 2 हफ्ता, सी 4 हफ्ता और डी ऑप्शन 3 हफ्ता। जो लोग भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई के प्रति अच्छा नजरिया रखते हैं, अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, वे लोग हमारे मार्गदर्शन आईएएस भाई अजीत सिंह चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे वैसे बच्चे भी लाभान्वित हो सके जो अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़ पाए हैं। आपके पास 10 सेकंड का समय है, आप अपने आंसर को चूज करें। जो लोग 4 हफ्ता यानी ऑप्शन सी चूज किए हैं उनका निश्चित रूप से सही आंसर है, यानी 4 हफ्ते का लॉकडाउन लगाने की सिफारिश फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के द्वारा किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने कोरोना के खतरे को देखते हुए देश में 4 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है, और साथ ही साथ राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा है कि स्कूलों को कम से कम 3 सप्ताह के लिए बंद कर दिया जाए, जिससे कोरोना के ऊपर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके और इसके चैन को तोड़ा जा सके। लॉकडाउन का यह फैसला उस समय लिया गया जब फ्रांस में कोरोना की तीसरी लहर, दोस्तों आप देखो, यानी इंडिया के संदर्भ में अगर आपको मैं बताऊं तो इंडिया में सेकेंड वेव चल रहा है, लेकिन यही अगर मैं फ्रांस के संदर्भ में आपसे चर्चा करूं तो यहाँ थर्ड वेव चल रहा है, और यह सेकेंड वेव बहुत ही ज्यादा तगड़ा है, जिससे प्रत्येक दिन इंडिया में 4 लाख प्लस जो है ना आपको मरीज आ रहे हैं, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित है, जान माल की व्यापक हानि हो रही है। भारत पूरे विश्व के साथ मिल करके सहयोगात्मक रवैया अपना करके अपने देश के नागरिकों की जान की हिफाजत करने की दिशा में अग्रसर है, और इसी समय फ्रांस में तीसरी लहर चल रही है, यानी इसी के चलते 4 सप्ताह का देशव्यापी लॉकडाउन लगाने का आपको इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति ने डिसीजन लिया गया है। और इस डिसीजन में यह भी कहा गया है कि जो इसेंशियल चीजों की दुकानें होगी वह खुली रहेगी। अगला जो प्रश्न आपके लिए है, केंद्र सरकार ने हाल ही में आर्थिक मामलों के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? इस तरीके के प्रश्न भी लगातार पूछे जाते हैं, तो आपके सामने ऑप्शन के रूप में है, ए ऑप्शन है संजय सचदेवा, बी है अजय सेठ, सी है
मोहन अग्रवाल और डी है हिमा त्यागी। 10 सेकंड में आप लोग अपने आंसर को चूज करें। निश्चित रूप से आप लोगों ने सही उत्तर पहचान लिया है। जो भी अच्छे स्टूडेंट हैं, पढ़ाई के प्रति अच्छा नजरिया रखते हैं, वे अजय सेठ यानी ऑप्शन बी को चूज कर चुके हैं। यानी ऑप्शन डी जिन लोगों ने चूज किया है उनका 100% राइट आंसर है। इसके डिस्क्रिप्शन में इनका अजय सेठ के विषय में थोड़ा मैं बताना चाहूँ तो तरुण बजाज के स्थान पर पहले तरुण बजाज आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव की जिम्मेदारी अजय सेठ को दी गई है। यानी जिस पद पे आर्थिक मामलों के सचिव बनाया गया है अजय सेठ को, उस पद पे आपको कौन पहले थे? तरुण बजाज थे। ठीक है ना। यानी आप देखोगे अजय सेठ 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वह अपने मूल कैडर यानी अपने कैडर, इनका जो कर्नाटका कैडर है वहां पे यह भी सेवारत है और इनकी नियुक्ति आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में केंद्र सरकार के डिप्यूटेशन के चलते इनकी नियुक्ति की गई है। ठीक है दोस्तों, अगला जो प्रश्न आपके सामने है वह बहुत महत्वपूर्ण है, सीजीआई से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, यह चाहे यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो, पीएससी का एग्जामिनेशन हो या एसएससी का एग्जामिनेशन हो, आरआर कोई भी एग्जामिनेशन हो, सबके लिए यह मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। आप लोग को जरूर याद रखना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि 100% लोगों को यह जरूर से जरूर पता होगा, लेकिन किसी भी कारण से आपको यह प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन आपका है जस्टिस एनवी रमना, बी ऑप्शन है जस्टिस हिमा कोहली, सी ऑप्शन है जस्टिस अशोक गांगुली और डी ऑप्शन है जस्टिस संजय यादव। 4 ऑप्शंस में 10 सेकंड में आप अपने आंसर को चूज करें। निश्चित रूप से आप लोग आंसर सही चूज कर चुके हैं। यानी जो लोग ऑप्शन ए को चूज किए हैं यानी जस्टिस एनवी रमना को, उनका आंसर 100% सही है। यानी आपका आंसर क्या हो गया? जस्टिस एनवी रमना यानी जस्टिस यानी ऑप्शन ए सही है आपका। ठीक है। और इनके विषय में जस्टिस एनवी रमना के कैरियर के विषय में आपको बताऊं तो रामनाथ कोविंद जो भारत के प्रेसिडेंट है, उन्होंने 6 अप्रैल 2021 को जस्टिस एनवी रमना को भारत का 48वां, दोस्तों यह मोस्ट वीवीआई है। यानी कई एग्जामिनेशन में यह पूछा जाता है कि जस्टिस एनवी रमना कौन से यानी किस रैंक के आपको सीजीआई है, रैंक यानी क्रम इनका क्या है, क्रम। ठीक है ना। तो आप याद रखोगे 48 इनका क्रम है, इसको जरूर याद रखोगे। जो भी वनडे की एग्जामिनेशन देते हैं वे जरूर इस चीज को समझते होंगे कि यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। न्यायमूर्ति रमना 24 अप्रैल 2021 को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे। दोस्तों अभी मई चल रहा है तो निश्चित रूप से यह कार्यभार 24 अप्रैल को ग्रहण कर चुके हैं। यह वीवीआई प्रश्न है। साथ ही साथ इसके पहले न्यायमूर्ति एस ए बोबड़े, यानी इनका रैंक जो है ना आप देखोगे तो इनका 47वां रैंक था एस ए बोबड़े का, जो सेवानिवृत्त हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश रमना की सिफारिश की थी। यह एक प्रोटोकॉल है कि जो भी तत्कालीन सीजीआई होता है, जो वरिष्ठतम को एक चूज करके जाता है जो अगले सीजीआई नियुक्त होंगे उसके विषय में। ठीक है ना। तो बोबड़े ने जस्टिस एनवी रमना का नाम चयन किया था और मानदंडों के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने के 1 महीने के पहले सीजीआई के नाम केंद्र सरकार को देना होता है। 1 महीने पहले रमना का नाम ऐसे बोबड़े ने आपको सुझाव के रूप में केंद्र सरकार को भेजा था। ठीक है दोस्तों, अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है यह भी महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। आप लोग फिल्म फेयर अवार्ड 2021 भारत में किस बेस्ट अभिनेता को अवार्ड दिया गया है? 100% लोग इसको जरूर जान रहे होंगे, उसके बावजूद भी यह प्रश्न शामिल किया हूं क्योंकि यह मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है। पहला ऑप्शन है इरफान खान, बी ऑप्शन है अजय देवगन, सी है आयुष्मान खुराना और डी ऑप्शन है अर्जुन कपूर। आपके पास 5-10 सेकंड का समय है आंसर चूज करने के लिए। निश्चित रूप से आपने सही आंसर पहचान लिया है। जो लोग ऑप्शन ए को
चूज किए हैं उनका ऑप्शन निश्चित रूप से सही है। इसके यानी इरफान खान के विषय में मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा, व्यक्ति परिचय देना चाहूँगा। इरफान खान भारत के सफल अभिनेताओं में से एक थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है, यानी दिवंगत अभिनेताओं की श्रेणी में आ चुके हैं। इनको 66 फिल्म फेयर अवार्ड, जिसका आयोजन 27 मार्च 2021 को मुंबई में किया गया था, इस सेरेमनी में 2020 में रिलीज हुई फिल्म को सम्मानित किया गया और सेरेमनी में दिवंगत एक्टर इरफान खान को उनके फिल्म इंग्लिश मीडियम, जो लोग पिक्चर को देखे होंगे उनको यह जरूर मालूम होगा कि एक पिक्चर इनकी आई थी हिंदी मीडियम और दूसरी मूवी आई थी इनकी इंग्लिश मीडियम। तो यह अवार्ड उनको किसके लिए मिला है? इंग्लिश मीडियम के लिए मिला है। यह भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बीबीआई है, याद रखेंगे। साथ ही साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया है। यह भी मोस्ट बीबीआई प्रश्न है, जरूर याद रखेंगे आप लोग। साथ ही साथ इरफान खान के बेटे बाबिल खान ने अपने पिता की अनुपस्थिति में यह अवार्ड लेने फिल्म फेयर मुंबई में पहुंचे थे। दोस्तों, इरफान खान के बहुत सारे लाखों लाख फॉलोअर्स हैं और असमय इनका निधन होने से इनके चाहने वालों को बहुत ज़्यादा कष्ट भी हुआ। अगला जो प्रश्न आपके लिए है वह निश्चित रूप से बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप सभी जो लोग भी खेल से जुड़े होंगे, क्रिकेट से जुड़े होंगे, यह प्रश्न 100% जानते होंगे। और प्रश्न है, आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने निम्न में से पूर्व विकेट कीपर को अपना सहायक कोच नियुक्त किया है। पहला ऑप्शन है पार्थिव पटेल, बी है अजय रात्रा, सी है दीपदास गुप्ता, डी है विजय दाहिया। ये चारों जो है ना विकेट कीपर है, लेकिन दिल्ली कैपिटल जो आईपीएल की टीम है उसने किसको अपना सहायक कोच नियुक्त किया है? 10 सेकंड में आप लोग अपने आंसर को लॉक करें। 10 सेकंड बहुत है समय इस प्रश्न को करने के लिए, क्योंकि यह बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत न्यूज में रहने वाला प्रश्न है। जो भी खेल से जुड़े होंगे लोग होंगे, खेल स्पोर्ट्स से संबंधित जानकारी रखना शौक रखते हो उनको जरूर पता होगा। जो लोग ऑप्शन बी को सिलेक्ट किए हैं उनका आंसर 100% राइट है, यानी वह विकेट कीपर बल्लेबाज है अजय रात्रा। और उनके विषय में, उनके कैरियर के विषय में, अचीवमेंट के विषय में आपसे चर्चा करूं तो इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स ने घोषणा की उसने 14वें सत्र के लिए पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज अजय रात्रा को अपना सहायक कोच नियुक्त करने का फैसला किया है। और साथ ही साथ दिल्ली कैपिटल्स पिछले चरण के फाइनल यानी मुंबई इंडियन, यह आपका विजेता था। जैसा कि आप लोग को यह एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। और साथ ही साथ आप देखोगे दिल्ली कैपिटल रनर अप था, रनर अप यह रहा था, यानी उप विजेता था, ठीक है ना, यानी पिछले सत्र का, ठीक है। और आगामी आईपीएल आपको 9 अप्रैल से शुरू होगा, यह शुरू हो भी चुका है, अब मिड में आ चुका है यह टूर्नामेंट। जो लोग भी मैच देखते हो उनको यह पता होगा। उन्होंने यानी अजय रात्रा ने सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट और साथ ही साथ विजय हजारे ट्रॉफी में असम टीम की कोचिंग का काम किया था, यानी इनका कैरियर अचीवमेंट है। और अब यह दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल टीम के सहायक कोच के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह आपका प्रश्न आपका स्टैटिक जीके का है। मैं आपको बता चुका हूं कि मैं प्रत्येक दिन 1-2 प्रश्न स्टैटिक जीके का रखता हूं, क्योंकि चाहे आपका यूपीएससी का एग्जाम हो या पीएससी का एग्जाम हो या वनडे का एग्जाम हो, प्रत्येक में 1-2 प्रश्न निश्चित रूप से आपसे पूछे जाते हैं। तो स्टैटिक जीके का यह पार्ट है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत सारे लोग जो वनडे की तैयारी कर रहे होंगे उनको रटाया होगा। ए ऑप्शन का आता है 10 जनवरी, बी है 15 मार्च, सी है 12 अगस्त और डी है 2 अप्रैल। 10 सेकंड में आप लोग अपने आंसर को लॉक करें, जल्द लॉक करें। मेरा यह सेशन 15 से 20 मिनट का ही होता है और मैं कोशिश करता हूं कि इस दरमियान आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन यानी 50 से ज़्यादा प्रश्न मैं आप लोग को करा दूं जल्द। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं सेशन को थोड़ा तेजी से चला रहा हूं। और यह जो लोग भी 2 अप्रैल को चूज किए हैं
उनका आंसर 100% सही है, यानी 2 अप्रैल इसका डी ऑप्शन जो लोग भी चूज किए हैं 2 अप्रैल वह सही है। और इसके डिस्क्रिप्शन में बताऊं तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है और साथ ही साथ इस दिन ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के जीवन में बेहतरी और सुधार को लेकर कामना की जाती है। साथ ही साथ इसके लिए नए कदम उठाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनओ ने 2007 में 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाने की घोषणा की थी, यानी यह शुरुआत 2007 से की गई थी। इसको भी आप याद रखोगे, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। और इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन यानी डेली करंट अफेयर्स का सेशन मार्गदर्शन आईएएस भाई अजीत सिंह के द्वारा यह समाप्त किया जाता है। जो लोग भी वीडियो देखें वह वीडियोस को अंत तक देखने का जरूर प्रयास करें। साथ ही साथ यह आपका यूट्यूब चैनल नया है, जो लोग अभी तक मार्गदर्शन आईएएस भाई अजीत सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लें। चाहे वे यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हों या बीपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हों, जेपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हों या अन्य पीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हों, सभी के लिए यह बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य यूट्यूब चैनल है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शनल पेपर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा और जीएस के जितने भी पेपर्स हैं सभी को यहाँ पे आपको उपलब्ध कराया जाएगा। लेक्चर, वीडियो लेक्चर उपलब्ध कराया जाएगा। और हमारा जो पर डे का जो शो है करंट अफेयर्स का, जो कि बहुत पसंद भी किया जा रहा है और यह भी आपके लिए प्रत्येक दिन उपलब्ध होगा। इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियोस को समाप्त करता हूं। आप लोग वीडियोस जो लोग भी हमारे चैनल पे आए उसको चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। साथ ही साथ एक आपको शेयर जरूर कर दें, क्योंकि शेयर करना इसीलिए भी जरूरी होता है कि वैसे स्टूडेंट जो तैयारी के दृष्टिकोण से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो हमारे मार्गदर्शन आईएएस बाय अजीत सिंह के साथ सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके जरूर से जरूर जुड़ जाएं। और आज ही आप सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन आपको डेली मिलेगा। आप हमारे साथ डेली यूट्यूब चैनल पे आकर के जुड़ेंगे तो प्ले लिस्ट में जाकर के जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी होगी वह आप वहां से देख सकते हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, हिस्ट्री, पीटी के लिए हो, ज्योग्राफी हो या पॉलिटी हो, हर एक सब्जेक्ट के आपको यहाँ से वीडियोस उपलब्ध होंगे। इसी के साथ मैं वीडियोस को समाप्त करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।